वेलकम टू आईएसपीएससी सॉल्यूशन फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी बिहार पुलिस एग्जाम 2000। देखिए हम क्लास वाइज इसको कवर करने वाले हैं। जैसे आज 9th क्लास का ज्योग्राफी से क्वेश्चन कवर कर, फिर नेक्स्ट डे हम क्लास के ज्योग्राफी से सवाल कर लेंगे। फिर ऐसे ही हम हिस्ट्री हिस्ट्री कर लेंगे 9th क्लास का, फिर 10th क्लास का कर लेंगे एक दिन। ऐसे करके डे वाइज, क्लास वाइज और डे वाइज कर लेंगे। ठीक है, आज ये कंप्लीट 9th क्लास का ज्योग्राफी नहीं है। आपको पता है कि 13 चैप्टर है, तो अगर अच्छे से आप करना चाहें, क्यों पूरा पूरा करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन ये हम पूरा कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट जो हम क्लास 10th के लिए लेके आएंगे ना, उसका मतलब उसके साथ कुछ क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। फिर ज्यादातर आपको आपदा वाला क्वेश्चन मिलेगा, फिर लास्ट का जो चैप्टर है ना वो मिलेगा। समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। फैक्ट नहीं है कि आप याद कर लेंगे, वहां पे थोड़ा समझदारी आपको चाहिए। कोशिश करो वहां से जो सवाल आए ना वो आप बताएं। 100+ क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, बहुत आसानी से आपको याद होने वाला है। ठीक है, कुछ टेक्निक भी बताऊंगी जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले आपके सामने है, निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन के अंगों में शामिल नहीं है। यहाँ पे प्रबंधन होगा, आपदा प्रबंधन के अंगों में शामिल नहीं है। पूर्वानुमान, चेतावनी, शिक्षण। आपदा के, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, आपदा प्रबंधन के अंगों में शामिल नहीं। पूर्वानुमान, चेतावनी एवं शिक्षण, ये एक हो गया। नेक्स्ट, आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां। आपदा के आपदा के बाद निश्चिंत रहना। आपदा के बाद प्रबंधन कार्य कर। देखिए, आपदा जब आता है, ये मतलब आपदा के लिए हम 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो आपदा से पहले करते हैं। मान लीजिए ये आपदा हो, ये कोई समस्या, ये कोई रेड जोन है, समस्या है, ठीक है। इससे पहले हम एक तो प्रबंधन करते हैं, इससे पहले कुछ जो इंतजाम कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं और जब आया है तब। यानी कि पूर्वानुमान करके हम तैयारियां कर लेते हैं कुछ, है ना, राहत सामग्री वगैरह जुटा लेते हैं। जब हुआ, हम लोगों को बचाते हैं या फिर जिस तरीके का हेल्प हो सकता है राहत कार्य करते हैं। चेतावनी, शिक्षण, ये तो होता ही है ना। और पहले से ही लोगों को मतलब प्रशिक्षण दे के रखा जाता है कि मान लीजिए बाढ़ आने वाला है, तो उससे पहले ही लोगों को प्रशिक्षण दे के रखा जाता है कि कैसे कैसे आपको बचाव कार्य करना। तो ये तो होगा ऑप्शन, ठीक है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, तो ये आपदा के टाइम का है, ये आपदा से पहले वाला है, ठीक है। आपदा से पहले वाला है ये, जब आपदा आ गया तो क्या करेंगे, आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, ठीक है। उसके बाद आपदा के बाद, आपदा के बाद यानी कि 3 तरीके से कार्य करते हैं। एक तो आपदा से पहले, आपदा आने पर, एक आपदा के बाद। तो ऐसे पूछता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपदा के बाद निश्चिंत रहना। अब आपदा आ गया, मान लीजिए कि आप पहले की तैयारी कर लिए, बाद की तैयारी कर लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपदा आ गया तो आप निश्चिंत बैठे, आ गया भाई अब बाढ़ आ गया तो बह जाने दो, जो मरना है मर जाने दो, जो होना है हो जाने, तो ऐसा तो नहीं करते। तो थोड़ा बारीकी से आप देखिएगा, आंसर आसानी से निकल। आपदा के बाद निश्चिंत रहना सही आंसर। देखिए, आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी किया जाता है ना। सामुदायिक स्तर पे तैयारी किया जाता है, मतलब जो जिस लायक है उसको उस तरीके से तैयार किया जाता है कि जब आपदा आए तो आप उसकी उस टाइम पे हेल्प करें। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं। ये तो आपदा 2 तरीके का हो सकता है, एक तो मानव जनित हो सकता है ना, जैसे न्यूक्लियर विस्फोट वगैरह होता है, या फिर बम, मतलब ये क्या बोलते हैं, परमाणु बम वगैरह मार दिए, है ना, या फिर कहीं पे कोई केमिकल फैक्ट्री में लीकेज हो गया, तो वो सब हुआ मानव जनित। और जो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये तो प्राकृतिक है ना। 2 तरीके का होता है आपदा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं। तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सामुदायिक जागरूकता, आपको पता है कि यूनिटी, मतलब यूनिटी रहे, लोग मिलजुल के करें तो बड़ी बड़ी समस्या भी टल जाती है। तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी देखेंगे कि जब कोई समस्या आता है किसी गांव में, किसी शहर में, सारे लोग, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट ही आप देखेंगे, वहाँ के जिस जगह पे हुआ वहाँ के लोग अपने हर तरीके के संसाधन के साथ तैयार रहते हैं। तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का एक उपाय हो सकता है। नेक्स्ट, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना था। ये 2005 में बना। भारत में किस वर्ष सुनामी संकट आया था। ये आया था आपका 2004 में। और ये भूकंप आया था 2001 में, गुजरात के भूकंप आया था 2000। है? देश का सबसे बड़ा प्रबंधक कौन होता है, प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा प्रबंधक कौन होता है,
प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट, पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श माना जाता है, मतलब कैसे? बाएं या फिर दाएं? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप बता देंगे। बाएं साइड, हमेशा सड़क पे चलते हैं तो किस साइड हमें चलना होता है? बाएं साइड चलना, राइट, बाएं साइड। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक दुर्घटना की दर किस देश में? ये भारत में है, याद रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब आतंकवादी हमला हुआ था? ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001। आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड बढ़िया से फैक्ट देखेंगे, एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। नाभिकीय अभिखंडन है भाई, विनाशकारी रसायनों को फैलाना है, बांध का टूटना, ये सब मानव है, मतलब मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक नहीं। जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, भूस्खलन होता है, ये सब जो होता है आपका नेचुरल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? बांध, कुआं, पुल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक एक लाइन से, एक एक पैराग्राफ से जो सवाल बन सकते हैं ना, वो सारे मैं बना रही हूँ। जो बच गया है 9th क्लास का ज्योग्राफी से, 10th में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी का छोड़। चलिए बताइए, हिमाचल में नगर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या है? आप ऑफलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होंगे, तब भी आपको कमेंट करना है। हर सवाल के साथ आप आंसर करते रहिएगा, ठीक है? तब आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना? फिर आंसर बताऊंगी तो आप मैच कर लीजिएगा। चलिए, हिमाचल प्रदेश का क्या कहते हैं? इसको कुल कहते हैं, और ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। 400 वर्ष पुराना है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इजी क्वेश्चन हो गया, बता दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या हो जाएगा? इसका साइंटिफिक नेम बताइए तो। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? जाड़े में जो तमिलनाडु के तटीय भाग में, तमिलनाडु कहने का मतलब कहाँ पे हो जाएगा? इधर या फिर इधर? इस साइड। तो इस साइड क्यों होता है? फिर पूर्वी मानसून। अच्छा, जो ये डायरेक्शन है ना, इसका आप आंसर ऐसे मत लीजिएगा, बस पढ़ के ऐसे नहीं कर। आप डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और देखिए यहाँ पे क्या है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये कह रहा है दक्षिण और पश्चिम, ये वाले साइड, ये वाले साइड की बात। अच्छा, उत्तर पूर्व कह रहा है, उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, यानी कि इस साइड की बात कर रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह रहा है, या फिर स्थानीय वायु परिसंचरण। तो देखिए, ये दो तो हो जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। अब एक और दो में आपको डाउट हो रहा होगा, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए और ऑप्शन के साथ बताइए थोड़ा सा, ठीक है? तब तक पानी पी लेते हैं। क्या होगा आंसर आपका? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी कि ये उत्तर और पूर्व, ये वाला है। ठीक है। तो जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि जो इधर वाला मानसून है हमारा, इधर वाला जो मानसून है ना, उससे यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है। इस करके हम आगे बढ़ते थोड़ा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एडू सोल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को क्या कहते हैं? डैम, चेक डैम, या फिर इनमें से क्या आंसर होगा? चेक डैम कहते हैं। जो प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या फिर छोटे पत्थरों से जो डैम बनाए होते हैं ना, उसको कहते हैं चेक डैम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, शेर है, हाथी है, भारतीय भैंस है। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। बाघ और शेर में आपको डाउट हो रहा होगा तो बता दीजिए। पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टाइग्रिस। एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन धीमी गति से होने वाला परिवर्तन नहीं है? धीमी गति से, ध्यान से देखिए। जो लास्ट का ज्योग्राफी का, जो लास्ट का 9th क्लास में चैप्टर है ना, 4-5, उसमें थोड़ा केयरफुली आपको सवाल पढ़ना है, नहीं तो अगर सवाल पढ़ने में गलती कर दिए तो फिर ऑप्शन ऐसा रहता है ना। कौन धीमी गति से होने वाला परिवर्तन नहीं है, यानी कि तेजी से होने वाला है? क्या तेजी से होने वाला आपको बताना है? तेजी से कौन होता है? कि भूस्खलन। तो भूस्खलन तो होता है, धीरे धीरे होता है। अपरदन भी होता है, टाइम लगता है। निम्नीकरण भी होता है, भूकंप आता है तो ये टाइम नहीं देता है, तो याद रखिएगा, धीमी गति से नहीं,
बल्कि तेजी से होता है भूकंप, है ना? नेक्स्ट, महाभारत लेख क्या है? ये एक पर्वत श्रृंखला में से निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर कोयला। आपको अगर वैकल्पिक ऊर्जा नहीं भी समझ आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तीन में ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मौसिन राम में या फिर गुवाहाटी में? कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय और ये दोनों आपका। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, पंजाब। सर लाइट चली गई, मैं सेट कर लेती हूँ, तब तक इसका आंसर कीजिए। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? क्या आंसर होगा? सिक्किम हो जाएगा, बट हम इसको मैप से देखते हैं। देखिए, नेपाल की सीमा किस राज्य से मिलती है? ये देखिए, नेपाल की सीमा आपसे सिक्किम इसमें पूछा है, लेकिन कुछ भी पूछ लेगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है नेपाल की सीमा। नेपाल की सीमा अगर लूसेंट का जो मैं प्रैक्टिस सेट हर रोज 50 क्वेश्चन का लेकर आती हूँ, अगर आप उसको कंटिन्यू करते होंगे तो फिर आपके लिए ये सब सवाल जो है ना, मतलब आप बहुत अच्छा सा मतलब बहुत क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, है ना? आप इस 9th 10th तो अगर एक बार अच्छे से आप पढ़ लिए हैं, इसके अलावा अगर लूसेंट वाला मेरा कर लिए हैं क्लास, करते होंगे आप अच्छे से इसका। सिक्किम यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिक्किम। और ये हो गया उत्तराखंड, आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ये कौन दिख रहा है? यहाँ पे बिहार। ये दिख रहा है आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो ये सब याद रखना है। नेपाल से कौन कौन टच कर रहा है? बिहार भी टच कर रहा है, सिक्किम भी कर रहा है, पश्चिम बंगाल भी कर रहा है ना? बांग्लादेश नहीं है, देखिए ये बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपको दिख रहा है उत्तराखंड। चलिए, नेक्स्ट, 1931 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? यूकेलिप्टस के वृक्षों को बचाने हेतु, टीक के वृक्षों को बचाने हेतु, खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु या फिर इनमें से कोई? देखिए, 1931 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु, खेजड़ी वृक्षों को कब, ईयर आपसे हो सकता है पूछ ले, 1731। चलिए, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? लू, ये तो गर्म हवा होती है ना? व्यापारिक पवन, काल बैसाखी, यही आंसर हो जाएगा, काल बैसाखी। काल बैसाखी मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल आंधी को, यानी कि अभी तो गर्मी में गंगा नदी का उद्गम स्थल है बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, सुगोई। ये हो जाएगा आपका गंगोत्री, है ना? उत्तराखंड। गंगोत्री। यमुना का क्या होता है? यमुनोत्री। यमुना, यमुनोत्री भारत की सबसे लंबी नदी। भौम जल क्या है? इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। भौम जल का मतलब हो गया आपका कि भूमि के नीचे का, है ना? जैसे तालाब हो गया तो आप सोचेंगे कि ये भी तो जमीन के ऊपर है ना? जमीन के ऊपर हो गया तालाब में पानी, है ना? तो ये नहीं, जमीन के नीचे से जो पानी निकालते हैं ना उसको भौम जल कहते हैं। फिर ऑप्शन क्या है? डैम का जल, नालियों का जल, भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल। तो ये सही आंसर हो जाएगा। कभी तालाब वगैरह को मत समझ लीजिएगा, इसको भौम जल कहेंगे क्योंकि ये तो भूमि से निकला, है ना? मतलब भूमि से जुड़ा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राहत कार्य चलाना आपदा के किस चरण से संबंधित कार्य है? राहत कार्य चलाना किस चरण से संबंधित कार्य है? आपदा पूर्व, राहत कार्य। एक तो होता है कि एक तो होता है आपदा से पहले हम तैयारी कर लेते हैं, एक आपदा आ गया तब करते हैं और एक आपदा के बाद करते हैं। ये राहत कार्य कब चलाते हैं? जब आपदा के दौरान, जब आपदा आ गई है तो हम राहत, तो लोगों को खाना पानी पहुंचा, है ना? तो ये सब काम कब करते हैं हम? आपदा के समय।
आपदा के बाद राहत कार्य करके क्या करेंगे? उसके बाद भी किया जाता है, लोगों का इलाज वगैरह जहाँ पे ज़रूरी है, जो ज़रूरी है करते हैं, बट आपदा के समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है ये राहत कार्य चलाना। और ये सब का प्रशिक्षण जो है राहत कार्य, अब मान लीजिए ये कहते हैं ना कि आग लगी तो कुआँ खोदा है। इसी समस्या से बचने के लिए ये मुहावरा जो है चरितार्थ ना हो, इसीलिए तो हम आपदा से पहले ही अगर उसका अंदाजा है तो उससे पहले ही हम ट्रेन करते हैं कि लोगों को कैसे राहत पहुँचाना है ना? आपको याद रखना है आपदा के समय प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख तैयारियों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? मतलब आपदा से पहले मतलब किसी भी आपदा के लिए 3 स्तर की तैयारियाँ की जाती है ना, तो उसमें से कौन एक नहीं है आपको बताना है। अच्छा ये शायद पहला ही क्वेश्चन था। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आपदा के बाद निश्चिंत हो जाना। भाई निश्चिंत कैसे हो जाएँगे? आपदा आ गया तो उसके बाद भी तो करना होता है ना। जो लोग आपदा से प्रभावित हो चुके हैं, जैसे कोई मान लीजिए बाढ़ है, वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है तो लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना और ये हॉस्पिटल वगैरह का इंतज़ाम जो है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में मेडिसिन वगैरह का इंतज़ाम पहले से कर ठीक है? तो ये हो जाएगा आपदा के बाद निश्चिंत नहीं होना है, बल्कि जो आपने आपदा से पहले तैयारियाँ की है ना, वो उनको फ़ायदा देना है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है? नीलगिरी, पंचमढ़ी, नंदा देवी या फिर मानस? ये तो हो जाएगा मानस आपका में क्या हो गया? नीलगिरी, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये पहला भी है। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र है नीलगिरी। ठीक है, 3 स्टेट को टच करता है, हम मैप में देख लेंगे आगे। और भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया था? तो 1952 में, ये भी आपको याद कि संरक्षण जब हम वन संरक्षण पे जब बात करते हैं, तो वन महोत्सव के इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो पहला वन महोत्सव हमने कब मनाया था? 1952। ठीक है, ये जो नीलगिरी आपको दिख रहा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला है इंडिया का, तो इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ पे है। अब ये कौन-कौन सा स्टेट है, हम आगे के मैप में देख लेंगे। मैप से थोड़ा-सा याद रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे है तो ये स्टेट टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, केरला, कर्नाटका हो गया और यहाँ पे आंध्रा। ठीक है, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, आंध्रा। देखिए यहाँ पे था ना, लगभग यहाँ पे था। सॉरी यहाँ पे था, तो ये हो गया आपका कर्नाटक, केरल, सॉरी ये तमिलनाडु था। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु था। तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये मतलब नीचे में आता है। ठीक है, ये पूछ लेता है कि किस स्टेट में, जैसे 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि किस स्टेट में नहीं है। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। आपदा प्रबंधन के लिए नीलगिरी तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि जो हमारे पहले सीडीएस थे, जो पहले हमारे सीडीएस थे बिपिन रावत, उनका डॉक्टर क्रैश हो गया था सीडीएस। ठीक है, चलिए। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? आपदा के समय जो समुदाय को ट्रेंड किया जाता है या फिर जो समुदाय होते हैं, है ना? तो उनमें कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? परिश्रमी और साहसी, ये तो होना ही चाहिए। भाई परिश्रमी और साहसी नहीं आदमी हो बैठ जाए, है ना? ज़रूरत है यहाँ पे, मुसीबत आ पड़ी है ना? मान लीजिए भूकंप ही आया है, कोई ज़मीन के नीचे दबा है, कोई नाली में गिरा है, कोई आलस में बैठा हुआ है, भाई ठंड का मौसम, कोई बैठा है ऐसे चादर तान के कि कैसे जाए इतनी ठंड, तो वैसा आदमी नहीं होना चाहिए। तो समुदाय में कौन-सी विशेषता होनी चाहिए? पहले तो वो परिश्रमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, ऐसा नहीं खुद ही डर रहा है, कैसे उठाएँ? बहुत बार होता है ना कि ब्लड देख के आदमी डर जाता है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, अब देख के वो खुद ही डर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो परिश्रमी होने के साथ-साथ उसमें साहस भी होना चाहिए, हिम्मत भी होना चाहिए। समुदाय की भलाई के विषय में सोचने वाला, जो भला सोचे वही तो करेगा ना। उस साहस और शक्ति प्रयोग की क्षमता, इनमें से सभी। शक्ति भी प्रयोग करना होता है कभी-कभी, है ना? चलिए। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडक नदी, नारायणी नदी, त्रिशूल नदी या फिर कृष्णा नदी? जो गंडक नदी है, उसको नेपाल में हम जानते हैं नारायणी के नाम। नेपाल नारायणी, नौ से नेपाल, नौ से नारायणी, आपको अच्छे से याद रहेगा। नौ से नेपाल, नौ से नारायणी किसको? हाँ, बिहार में ये बहती है तो ऊपर से आती है। चलिए, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब अगर आप मैप में देखें, ये अच्छे से याद बिहार का। अभी गंडक नदी नेपाल किस नाम से? ऐसे जरूरी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? हम 105 या 7 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैं आपको याद करवा दूंगी, अच्छे से समझाऊंगी ऐसे कि आपको याद हो जाएगा।
और जो इसमें बचा हुआ रहेगा क्वेश्चन क्लास का, वो हम अगले क्लास के लिए मतलब 10th क्लास वाले ज्योग्राफी में शिफ्ट कर, लेकिन हम करेंगे लाइन बाय लाइन, एक भी सवाल नहीं छोड़ेगा, बस आपको हर सब्जेक्ट के लिए 1 से 1.5 घंटे चलिए हर क्लास के एक सब्जेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ मनुष्य और जंतुओं की आवश्यकता पर बराबरी से ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सही नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ मनुष्य और जंतुओं की आवश्यकता पर बराबरी से ध्यान दिया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। ये प्राकृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन स्थापित करते हैं। इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना है, नहीं सिर्फ जंगली जीवों की सुरक्षा करना नहीं। ये आपका ये तीनों होगा, ये बस नहीं है, नहीं पूछा था ना आपसे। भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती है, प्रजातियां मिलती है? 1200, 12,000, 10,000, 1200 या फिर 960, ये आपके बुक के अनुसार। और साथ में याद रखिएगा भारत में लगभग कितनी किस्म की वनस्पतियां हैं, तो वनस्पति पूछे तो 47,000। ठीक है, 47,000 हो जाएगा, 47,000 हो जाएगा। लेकिन आपसे पक्षियों की प्रजातियां पूछे तो ये हो जाएगा 12। पक्षी की प्रजाति कम हो जाएगी 1200, और वनस्पति की प्रजातियां 43,000। आपदा से निपटना किसकी जिम्मेदारी है? एक व्यक्ति की, सिर्फ सरकार की, सिर्फ बच्चों की, या फिर समुदाय की? ये समुदाय की होती है, समुदाय की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। सरकार हर चीज सरकार पे छोड़ते तो बहुत बहुत ही गलत चीज है ना, हम इसलिए तो सोशल एनिमल कहे जाते हैं। अग्निशामक दस्तों के आने से पूर्व क्या करना चाहिए? अगर कहीं पे आग लगा है, अग्निशामक दस्ता आने वाली है, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे जो अर्जेंट है, आपको लगेगा कि आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए, आपको लगेगा कि ये भी सही हो सकता है। ठीक है, अगर होता है कि इनमें से सभी, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, जो छोटे स्तर पे है आग बुझाने लायक, तो उसको बुझ ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन-सा है? देखिए, इसमें ऐसे गलत कर लेंगे आप। तो ऐसे सवाल में क्या करना है कि एक बार 4 ऑप्शन को आप पक्का पढ़िए, उसके बाद ही आंसर देखिए। आपको एक ही ऑप्शन पढ़ के आंसर करते तो आपको लगता है करके आ गया, लेकिन गलत हो जाता। बुझाने का प्रयास करना चाहिए। आपको लगे छोटे स्तर पे कहीं पे आग लगा है, थोड़ी जगह में लगा है, तो चलो फैलने से पहले हम उसको, ये हो सकता है, बट 4 ऑप्शन में बेस्ट आंसर। घर में फँसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। शांत बैठे बैठे रहना चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। मुखिया को खबर कर देना चाहिए, मुखिया को करना हाँ, कार्य है, मुखिया को करना चाहिए। अच्छा, पुलिस वालों को नहीं करते हैं। कहीं पे ऐसी आपदा आ गई है, तो ऐसा नहीं पुलिस वाले को फ़ोन कर, ठीक है? तो मुखिया को कर दीजिए। ये भी चलिए, यहाँ पे ये भी सही मतलब सही नहीं कर रहा है। क्या हो जाएगा, घर में फँसे लोगों को, क्योंकि अगर आप याद निजात बैठे रहेंगे कि अग्निशामक दस्ता आएगी, तब जो अच्छी तरह से झुलस जाएगा। तो इस वजह से इन 4 में बेस्ट ऑप्शन कौन-सा होगा? 3 तो ऐसे ही कट जा रहा है, तो दूसरा है वो बेस्ट होगा कि घर में फँसे लोगों को बाहर निकालना हमारा, ठीक है? नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? कितने? 1272, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, ऐसे याद रखिए कि 12 का टेबल है ये। 12 छक 72, 12 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, ऐसे ही आपको नजदीक का ऑप्शन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 12 छक 72, 12 छक 72, 76। ऐसे छोटे-छोटे हिंट भी बताऊँगी, है ना? पूरा फैक्ट आपको ऐसे नहीं है, कहीं पे निकल जाएगा तो मैं सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? 60 मीटर, 6 मीटर, 600, 900, 90 मीटर। सदाबहार वनों के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? 60 मीटर। देवदार किस वन का पेड़ है? एक पर्वतीय वन का पेड़ होता है। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल। भरतपुर, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर ऐसे याद रखिएगा। भरत भरत कौन थे? भरत कौन थे? राजा थे ना। भरत हो गए राजा, भरत हो गए राजा, तो राजा से आपको मिल गया हिंट, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम का प्रेशर होगा, किसी के साथ कोई भी एग्जाम होगा, है ना, तो उन लोगों को बहुत डर लगेगा। तो आपको याद रखना भरत कौन थे? राजा, तो राजा से आपको राजस्थान याद रहेगा। वैसे आप लुसेंट वाला जो मैं क्लास ले रही हूँ, तो आप जरूर लीजिए, बहुत सारा चीज आपको
मैं के साथ याद करवा देती हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या राजा को कैसे हम लिंक करेंगे? भरत कौन थे? भरत कौन थे? राजा थे ना? राजा थे तो राजा से आपको मिल राजस। नेक्स्ट, चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? थोड़ा पानी पी लेते हूँ, बहुत गर्मी है। चलिए बताइए। चंदन के वन केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में? क्या होगा आपका? चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक। 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 चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ? गढ़वाल के रेनी गांव में। गढ़वाल के रेनी गांव। घर में आग से धुआं भर जाने पर क्या करना चाहिए? खिड़की से कूद जाना चाहिए, कूद के पैर हाथ तोड़ लेना चाहिए, है ना? वो हल्ला करना चाहिए कि आग लग गया, आग लग गया, बस हल्ला कीजिए। जमीन पर लेट कर तथा रेंग कर बाहर निकलना चाहिए या फिर सभी गलत? बताइए क्या हो? थोड़ा सा बुद्धि लगाइए यहाँ, बुद्धि लगाइए फटाफट से। क्या करना चाहिए? देखिए, आपको पता है धुआं भर गया, धुआं क्या है? गैस है। पता है कि गैस जो होता है गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है, हल्का होके कहाँ उठेगा? आप कभी भी देखिएगा घर में जो हवन वगैरह होता है, पूजा के बाद हवन होता है ना, हवन कुंड में आप देखिएगा शुरू में तो जलेगा, पर बाद में जो धुआं निकलता है, जो खड़ा होगा उसको और भी लगेगा। फिर फैन चला दिए तो और भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। फैन लगाना है तो खिड़की के पास लगा दीजिए, मतलब निकलने वाले जगह पे लगा दीजिए। ठीक है? देखिए, जब हवा गर्म होगा तो गर्म होके हल्का हो जाएगा। हवा गर्म होगा, गर्म होके क्या होगा? हल्का। और हल्का होगा तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो नीचे नीचे कम होता जाएगा ना, तो जमीन पर लेट कर तथा रेंग कर बाहर निकलने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खिड़की से कूद जाइए, छत से कूद जाइए, पैर हाथ तो रेंग के आप कोशिश कीजिए कि मतलब नीचे बैठना है, झुक के निकलेंगे तो धुआं ज्यादा आपको प्रभावित। आपदा प्रबंधन के लिए किस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाने चाहिए? आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर पंचम? आपदा प्रबंधन के लिए किस प्रकार का क्रियाकलाप करना चाहिए? प्राथमिक। प्राथमिक करना चाहिए। प्राथमिक कहते हैं जैसे फर्स्ट एड हुआ, जब कोई कट फट गया तो कहते हैं ना कि स्कूल में फर्स्ट एड रखा, कट छट गया बच्चा बुतरू का, तो क्या करेंगे भाई? पहले तो ब्लड बंद करना जरूरी है ना, ऐसा नहीं हॉस्पिटल है तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाना है आपको, आप एकदम जाने बिंदास, ब्लड निकल रहा है कि हमको तो जाना है बहुत बड़े हॉस्पिटल में। प्राइमरी फर्स्ट एड होना चाहिए, आप कम से कम ब्लड रोक लीजिए, उसके बाद जो ट्रीटमेंट होना है हो जाएगा। हॉस्पिटल में पूरा ब्लड यहीं निकाल देंगे तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे? है ना, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जान बच नहीं पाती। क्या करेंगे? आपदा प्रबंधन के लिए भी प्राथमिक स्तर के क्रियाकलाप हमें चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब मैं बता रही हूँ बस। क्या था? यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी क्रिया करनी चाहिए आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे कि प्राथमिक क्रिया करनी चाहिए ना, तो प्राथमिक क्रिया कौन सी नहीं है? मतलब इसमें से तीन है। निकट के स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करना चाहिए। ठीक है,
स्वस्थ जल एवं भोजन का प्रबंध कर लेना चाहिए। हाँ जी, कोई भी आपदा आने वाली है तो पहले तो खाना-पानी ज़रूरी है, तो स्वच्छ जल और भोजन का प्रबंध कर लेना चाहिए। आपातकालीन राहत शिविर चलाना चाहिए, है ना? ये सब आपात से पहले की तैयारी है कि आपातकालीन शिविर का तैयारी कर ली है, हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिए, मतलब हॉस्पिटल में भी अपने स्तर पे तैयारी कर ली गई है। क्योंकि जब आपदा आती है तो 2, 4, 10 लोग नहीं जाएँगे, वहाँ पे बड़ी मात्रा में जाएँगे, है ना? तो उसको अंदाज़ करके थोड़ा-सा वहाँ पे हॉस्पिटल में तैयारी रखनी। खाने-पीने की चीज़ों का भी पैकेजिंग वगैरह हो जानी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से सप्लाई किया जा सके। प्रशासन को सूचना नहीं देना चाहिए। आप इन ऑप्शन में ईज़ी है बट आप गलत कर रहे हैं। आपको लगेगा कि इन्हीं 3 में होगा। भाई पुलिस को कैसे नहीं बुलाएँगे? भई आग लगा है तो पुलिस क्या करेगी? है ना? पुलिस क्या करेगी? बाढ़ आ गई तो पुलिस क्या करेगी? तो प्रशासन को नहीं, भले आप अपने गाँव के मुखिया को कर दीजिए, है ना? राहत शिविर जो है वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ से मदद मिल सकती है। स्वच्छ जल वगैरह की तैयारी कर लीजिए, भोजन की तैयारी कर लीजिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र में, है ना? क्योंकि आपदा आए तो भाई स्वास्थ्य केंद्र की तो ज़रूरत है, तो ऐसे आपको ट्रीट करना है। प्रशासन को सूचना नहीं देना, ये गलत हो गया, ये नहीं निकालना था। इनमें से कौन-सा? नेक्स्ट है आपका पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर, पूर्वी मानसून, दक्षिण, उत्तर पश्चिमी। देखिए, पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, उत्तर पश्चिम बोला है, उत्तर हो गया और पश्चिम, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है या फिर उष्णकटिया चक्रवात। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा। पश्चिमी, चलिए इसका आंसर कीजिए। इनमें से उत्तराखंड की बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व शुरू कब किया गया? टाइगर रिजर्व मतलब रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? इसको बताइए थोड़ा, इसको हम डिटेल से देखेंगे। क्या होगा? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मैन ऑफ किसको? कांखला। इनके नेतृत्व में इसमें इंदिरा गांधी जी थी तब। इंदिरा गांधी ने क्या शुरू करवाया था? 1970 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कर, ठीक है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांगला को कहते हैं। इनके नेतृत्व में ही 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा इस टाइम पे कब था? 1973 में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी थी? टाइगर रिजर्व कितने थे? 9, 9 थे याद रखिए। ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व था तब। ये अच्छा, अगर आपसे पूछे थे कि हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? हाथी प्रोजेक्ट आपको बताना है कि कब शुरू किया? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया 73 में, ये 92 में। यहाँ पे क्या उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ठीक है। मानस कहाँ पे है? असम में। असम में ये कहाँ पे? नाम दफा अरुणाचल, हिमाचल। निम्नलिखित में कौन आपदा प्रबंधन से संबंधित नहीं है? पूर्वानुमान ये तो कर चुके हैं ना, आपदा के बाद निश्चिंत, ये क्वेश्चन। मानव किस प्रकार का प्राणी है? दुर्बल है, दुर्बल है ये, दुर्बल है, सामुदायिक है, एकाकी है, असभ्य है। सामुदायिक है भाई, असभ्य नहीं। किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके प्राकृतिक संसाधन बचाया जा सकता है? प्राकृतिक संसाधन को अगर बचाना है तो किन चीजों का, किन संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए? पानी का करे तो बच सकता है, ठीक है।
बिजली का करे तब भी बच सकता है ना? कई बार क्या होता है हम बाहर जा रहे हैं, हमें रूम में रहना नहीं है, फिर भी हमारा फैन और लाइट ऑन होता है, तो ये आपको सुधारना पड़ेगा, है ना? पेट्रोल का भी और ये आंसर हो जाएगा आपका सभी, इनमें से सब। ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? वर्षा, फूलों वाली बौछार, काली बैसाखी या फिर काल बैसाखी या फिर लू। आप एक बार बता दीजिए काल बैसाखी आपने कहाँ पढ़ा था? किस स्टेट में? मई में चलने वाले धूल भरी आंधी को बताइए, एक बार कमेंट कीजिएगा इसको। बताइए, ये हो गया आपका कहाँ पे चलता है? शिमला। हिरोशिमा किस देश में है? भारत, जापान, चीन, ताइवान। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा जापान में है और से बमबारी किया गया था, मतलब परमाणु बम डाला था यूएसए। परमाणु बम कब डाला था? तो मारा था परमाणु बम था इसके दो शहर पे, हिरोशिमा, नागासाकी। हिरोशिमा। डेट आपसे पूछता है 6 अगस्त और 9 अगस्त, 3 दिन के गैप में। 40। वर्ल्ड वार टू किस वर्ल्ड वार कौन सा था? वर्ल्ड वार टू का अंतिम चरण लगभग चल रहा था 1945 में, और 3 दिन बाद 6 को, और ये 9 अगस्त। 9 अगस्त। ठीक है। एक था आपका लिटिल बॉय और एक था फैट मैन। तो पहले लिटिल बॉय गया, फिर फैट मैन, मतलब उसका कोड था। लिटिल बॉय यहाँ पे पहले बच्चा जाएगा, फिर जाके बुढ़ा। परमाणु बम का सर्वप्रथम विस्फोट कब हुआ था? 1945 में। किसने किया था? राष्ट्र अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे क्रमशः, यानी कि हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर आपका किया गया था। नागासाकी पर कब किया गया था? नागासाकी पर आपका 9 अगस्त। नागासाकी 9 अगस्त में कलर भी व्हाइट कर लिया। 1986 में सोवियत रूस के चेर्नो चेर्नोबिल नगर में रिएक्टर से रेडियोधर्मिता के कारण घटना हुई थी। तो ये पूछता है कि चेर्नोबिल कहाँ पे हुआ था? चेर्नोबिल की जो घटना है वो कहाँ पे? तो सोवियत रूस में। 1986 में याद रखेगा। एक भोपाल त्रासदी हम लोग याद रखते हैं 84 में हुआ है ना, इंडिया में। तो ये चेर्नोबिल है भाई। चेर्नोबिल। चेर्नो शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? शरद ऋतु या लौटते मानसून के समय में भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? उत्तर पूर्वी। जब भी ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे तो आप एक बार उत्तर पूर्व। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर पूर्व बढ़ता है। उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर ये हो गया। उत्तर पश्चिम ये उत्तर किधर होगा? देखिए उत्तर हो जाएगा पश्चिम। उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ पे इधर से जब आता है ना, तो ये उत्तर पश्चिम वाले उत्तर पश्चिम। निम्नलिखित में से किसके, क्योंकि आपको पता है मानसून इधर से आएगा। मानसून इधर से गया और इधर से जब घूम के आता है तो इस साइड में बन। निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कार्य नहीं चल रहा है? शेर, गंडा, गधा या फिर भैंस? भैंसा। किसके संरक्षण का कार्य नहीं चल रहा है? शेर का चल रहा है, गंडा का चल रहा है, गधा का नहीं चल रहा। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था?
1984 में, 90 में, 30 में, 2004 में आपको मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संघटक कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा विनाश किससे होता है? मानवीय भूल के कारण आग आग से ज्यादा होगा कि यहाँ पे नाभिकीय कारकों से होगा या विघटन नाभिकीय कारकों से होगा या फिर यहाँ पे जहरीले उत्पाद का रिसाव से होगा या फिर बांध के टूट नाभिकीय विघटन होता है या संलयन से हम जो ऊर्जा बनाते हैं वहां पे होता है फिर वो परमाणु तकनीक विकसित देशों की संख्या लगभग कितनी 5 है 15 है 18 है इसे ये आपके किताब के यहाँ है ये लगभग जैविक आपदा को कितने वर्गों में बांटा गया है 1 2 3 4 जैविक आपदा को कितना गया है ना बायोलॉजिकल वेपन क्या होगा 4 पार्ट 4 चेरापूंजी और मोहसिन नाम किस राज्य में है सबसे ज्यादा बारिश होती है पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे कहाँ पे है ये मेघालय में भारत भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती मानसून की पहुंच नहीं होती है लौटते हुए मानसून से थोड़ी बारिश हो जाती है बट मानसून की हाँ चलिए बताइए मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है बताइए उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी आपको पता है कि इस साइड भी ज्यादा बारिश नहीं होती है ना मानसून से तो जब लौटता है ना तब इस साइड में बारिश होती है अच्छी ठीक ठाक होती है आप ही बताइए भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व डायरेक्शन देखिए उत्तर पूर्व ये उत्तर पूर्व नहीं दक्षिण पूर्व लगा रहा है उत्तर पश्चिम ये उत्तर और ये पश्चिम यानी कि केवल ये किस भाग में नहीं होती पश्चिम क्योंकि यहाँ से जो पहाड़ी वगैरह है ना एक तो जो वेस्टर्न घाट है ये वाला जो है ना ऊंचा है ना ये थोड़ा ढलान है ये ऊंचा है इधर आपका पहाड़ी वगैरह है तो कोरिन में 1997 में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई है उल्टी होना सर्दी और खांसी उल्टी होना छाती में जलन मस्तिष्क ये तांबा गलाने का ना फैक्ट्री था तांबा गलाने का फैक्ट्री आंसर कीजिए तांबा गलाने की फैक्ट्री था कंपनी था है ना तो तूतीकोरिन में क्या था तंबा गलाया जाता तूतीकोरिन में 1997 में गैस रिसाव हुआ था उल्टी इससे क्या होने लगा था उल्टी होना लगभग 20-25 जो लड़कियां थी वो प्रभावित उल्टी होना छाती में जलन भारत में प्रयोग किए जाने वाले कितने कीटनाशक को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यंत जहरीला घोषित किया है तो ये 80% भारत में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घातक घोषित 80% है ड्राइवर का कैसा होना जरूरी अप्रशिक्षित छोटा एवं पहलवान प्रशिक्षित या फिर ताकतवर तो ड्राइवर कैसा होना चाहिए ड्राइवर प्रशिक्षित होना चाहिए ऐसे अप्रशिक्षित तो होना ही नहीं चाहिए मोटा और पहलवान रहा ये क्या करेगा बस उलट जाएगी तो ऐसे पलटेगा नहीं ड्राइवर कैसा होना चाहिए प्रशिक्षित होना चाहिए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किस वर्ष हमला हुआ था एक में दो में या फिर हुआ था और ये बड़ा ही खतरनाक था बायोलॉजिकल वेपन से किया गया था 2001 में किया देखिए जैविक अस्त्र से किया गया था 2001 में यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था कब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे है यूएसए में एक सवाल ये भी बन जाता है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु इसको जो है डर्टी बम भी कहा गया है या फिर गंदा बम या फिर डर्टी बम कहा गया है एंथ्रेक्स नाम के जीवाणु से
ठीक है, हमला किया गया था। इसको मतलब पोस्ट के क्या बोलते हैं, पोस्ट के थ्रू ना ले जाके पहुँचा दिया गया था, मतलब वहाँ पे छोड़ दिया। एंथ्रेक्स जैसे हम कहते हैं ना कि वो हमारा जो कोरोना था वो चाइना ने फैलाया था। उसी तरीके से एंथ्रेक्स नाम के जीवाणु को फैला दिया गया था। इसको पूछ लेगा आपसे कि एंथ्रेक्स नाम के जीवाणु को क्या कहा जाता है ना? तो इसको गंदा बम कहा जाता है या फिर डर्टी बम। इंग्लिश में डर्टी बम या फिर गंदा। अच्छा, एड्स की उत्पत्ति एचआईवी के कारण होती है। एचआईवी वायरस होता है। एचआईवी क्या है? वायरस। ऐसे भी पूछता है ना कि एड्स कैसी बीमारी है, तो वायरल बीमारी है। तो वायरल बीमारी, वायरस 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 से यहाँ पे भारत में इसका पता कब लगा था? 1986 में लगा था। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 25 लाख लोग जो है ना एड्स से प्रभावित। जिस चलिए, द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? द्रास -45 प्लस तो जाएगा नहीं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? में पड़ता है राजस्थान में। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मौसम। ऐसे भी पूछ लेगा कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मौसम अरबी भाषा का। निम्नलिखित में रासायनिक अस्त्र के विशेषज्ञ हैं कौन? विशेषज्ञ हैं कौन? डी हैरी। जी हैरी से जी हैरी। तो इन्होंने जो बायोलॉजिकल वेपन्स होता है ना उसको घातक अस्त्र कहा है। घातक अस्त्र कहा है, मतलब घातक अस्त्र कहा है उसको। ठीक है, यहाँ पे किसने? जी हैरीजेल ने। तो आपसे ऐसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि निम्न में से कौन रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ हैं? तो जी हैरीजेल। जी हैरीजेल ने रासायनिक आयुधों को आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा है। वेपन्स ऑफ टेरर एंड मास डिस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। वेपन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स को वेपन्स ऑफ टेरर एंड मास डिस्ट्रक्शन किसने कहा था? तो जी हैरीजेल ने कहा। जी हैरीजेल। हरित क्रांति के पिता के कौन कहे जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन। ये कहाँ के? निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्र वृष्टि होती है? महाराष्ट्र तथा गुजरात में, केरल कर्नाटक में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, या फिर असम मेघालय में? कहाँ पे? केरल और कर्नाटक में आम्र वृष्टि। भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण, राजस्थान। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे किस नाम से जाना? काल बैशाखी, वाली बौछार, आम्र वर्षा, या फिर आम्र वाली वर्षा, या फिर क्या कहते हैं? काल बैशाखी। निम्नलिखित में कौन रेडियोधर्मी खनिज धातु नहीं है? ये कौन रेडियोधर्मी खनिज धातु नहीं है? मतलब रेडियोधर्मी नहीं है, खनिज या फिर धातु जो भी है, पर रेडियोधर्मी खनिज या धातु नहीं है। आपको बताना है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। कोयला जो है ना, ये रेडियोधर्मी नहीं, बाकी रेडियोधर्मी खनिजों में से कौन सी किरणें नहीं निकलती? अल्फा, बीटा, गामा, तीन किरण निकलती है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? पतझड़ वन किस में मिलते हैं? मेघालय में, अंडमान निकोबार में, पश्चिम घाट का पश्चिमी ढाल पे, यानी घाट के पश्चिमी ढाल पे, और छत्तीसगढ़। कहाँ पे मिलता है बताइए? पतझड़ वन कहाँ पे मिलेगा? छत पे, छतरी, छत, छत्तीसगढ़। पतझड़ के कहाँ जाएगा? छत पे जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब? एक होता है परमाणु ऊर्जा आयोग और एक होता है परमाणु ऊर्जा विभाग। अगर आपसे पूछे परमाणु ऊर्जा, इसी में ऑप्शन है, आपको याद है तो बता। ये हुआ था 1994 में, और ये कहाँ पे? आप पूछे तो बिफोर, और आयोग पूछे तो। निम्नलिखित में कौन सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन है? एक लिमिटेड एरिया में इसका प्रभाव रहता है, आपको बताना है।
ओज़ोन परत क्षय, तूफान, नाभिकीय विखंडन या फिर भूमंडल या उष्मीकरण। ये ईज़ी है, सही आंसर, है ना? तो आज क्या होगा आंसर? से कौन सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सीमित क्षेत्र को होता है। तूफान तूफान जो है एक क्षेत्र में ही आएगा। जैसे आप देखेंगे उड़ीसा वगैरह में आता है। उड़ीसा वगैरह में आएगा तो बस वही एरिया प्रभावित होता है ना? उसके आस-पास के थोड़े से स्टेट प्रभावित हो गए। ऐसा नहीं कि पूरे आधा इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और ये सब लंबे समय तक भी रहता है। तूफान का असर आपको बहुत लंबा समय नहीं दिखेगा। जब तक है थोड़े दिन दिखेगा, है ना? बाकी ये सब जो है आपका नाभिकीय विखंडन का दिख जाए, मंडलीय उष्मीकरण हो जाए, ओजोन परत चलिए, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ। वायुयान दुर्घटना का क्या कारण है? मौसम की खराबी, तकनीकी गड़बड़ी, तूफान का आना या फिर इनमें से सभी? वायुयान की दुर्घटना कैसे भी हो मौसम खराबी के कारण, है ना? दिखेगा नहीं तो कोई तकनीकी गड़बड़ी के कारण, तूफान के कारण तो इन सब हो जाएगा। आपको पता है कि जो हमारा हेलीकॉप्टर वगैरह है ये क्षोभ मंडल, निचली परत में ये बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। जेट विमान वगैरह आपका समताप मंडल में उड़ता है क्योंकि वहाँ पे मतलब मौसमी घटना है नहीं होती, वहाँ पे धूल-कण नहीं मिलेगा, है ना? ये सब मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो एकदम शांत रहेगा तो वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंडमान द्वीप में, थार मरुस्थल में, लेह में या फिर कोची? भारत में सर्वाधिक तापांतर मतलब ताप में अंतर, सुबह कुछ और है ताप, टेम्परेचर ज़्यादा है, दिन रात में और ठंड हो गया। तो बालू वाला जगह होता है, थार मरुस्थल। यहाँ पे दिन में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा क्योंकि बालू है तो जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो दिन में बहुत ज़्यादा, वैसे रात में देखेंगे आप बहुत समझ ही नहीं आएगा कि भाई रात इतनी ठंड और ऐसे दिन में इतनी गर्मी। तापांतर आपको बालू वाले क्षेत्र में मिलेगा तो बालू पार हो गया। मानचित्र में मापक अंकित करने की विधियां हैं शब्दों द्वारा, रेखीय मापक द्वारा, प्रतिरिधि भिन्न द्वारा या फिर इनमें से सभी। भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायु दाब बनता है? उच्च, निम्न, सामान्य, कभी उच्च कभी। वायु दाब का आप एक समझ लीजिए, एक होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाता है। इसका रिलेशन आप समझ जाएंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम। क्योंकि प्रेशर किससे बनता है? प्रेशर बनेगा आपका हवा से। मतलब दाब किससे बनेगा? ये दाब है ना? तो दाब किससे बनता है? हवा से। हवा से और जब टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि क्या है गर्मी। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी यानी कि हवा गर्म होगा तो ऊपर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। हवा गर्म होके ऊपर चली जाएगी तो प्रेशर कहाँ रहेगा? कम हो जाएगा कि नहीं? तो जैसे टेम्परेचर अप, प्रेशर डाउन, टेम्परेचर डाउन, प्रेशर अप, रिलेशन है ना? एक अप तो एक डाउन, एक अप तो एक डाउन समझ गए आप? ठीक है? तो जैसे ही हवा गर्म होगी तो ऊपर जाएगी। तो गर्म हुई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ा, हवा ऊपर चली गई गर्म होके। नीचे का क्या होगा? प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जाड़े में तो जाड़े में क्या होता है ठंडा, तो हवा भी जो होगी ठंडी होगी तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? निम्न दाब बनेगा, उच्च दाब बन जाएगा। वायु दाब कैसा होगा?
निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण सर्वाधिक प्रदूषित होती है? वाहन से, वाहनों से, शोर से, मशीनों से? वाहन, वाहन जो है। अम्लीय वर्षा के कारण भी यही है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपसे पूछ लेगा, है ना? ये SO2 जो है, निकलता है ना हमारे जो गाड़ी वाहन वगैरह होता है ना, इससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा। SO2 जो है H2SO4 बन जाएगा। NO2 जो है ऊपर जाके HNO3 बन जाएगा। तो याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे पूछ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण कौन से नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिर हरित वन मिलता है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, पश्चिम घाट या फिर पूर्वी घाट? बताइए चीर रहित कहाँ पे मिलेगा? चीर रहित वन कहाँ पे मिलेगा? छोटा नागपुर, मालवा का पठार, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? जल्दी से बताइए। इसमें देखिए दो ऑप्शन तो होगा नहीं, छोटा नागपुर, मालवा। पूर्वी पश्चिमी आपको डाउट हो रहा होगा तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट। मापनी क्या है? एक अनुपात है, एक कथन है, एक दूरी है, एक लंबाई। आंसर हो जाएगा मापनी। जो बात होता है, याद रखिएगा जो मैप होता है ना, आप देखेंगे वहां पे एक ऐसे कुछ संकेत दिया रहता है कि हमने कितने मीटर को मतलब कैसे वहां पे ना एक अनुपात दिया रहता है, ठीक है? किसी भी मैप में आप देखेंगे मापनी क्या है? एक अनुपात। जेट विमान वायुमंडल के किस स्तर में चलती है? जेट विमान किसमें चलती है? समताप मंडल। शांत रहता है तो क्षोभ मंडल जो है ना, सारी मौसमी घटनाएं यहीं पे मौसमी घटनाएं कहाँ पे? बारिश होगी, तूफान होगा, सब होता है, जल्दी है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? घरेलू ईंधन से, स्वचालित वाहन से, रासायनिक कीटनाशक से या फिर ताप बिजली से? सर्वाधिक वायु प्रदूषण से होता है घरेलू वाहन, घरेलू ईंधन। भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वर्णाच्छादित है? मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? उत्तर पूर्व। यहाँ पे कह रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कह रहा है यानी कि ये वाला, उत्तर पूर्व कह रहा है ये वाला। तो क्या होगा ना, डायरेक्शन आपको याद रहेगा। ऐसे उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम रटेंगे तो भूल जाएंगे, तो आपको डायरेक्शन याद रहेगा, है ना? आपके दिमाग में अब ये नहीं बैठा है कि उत्तर पूर्व है कि ये पश्चिम है, बस आपको पता है कि ऐसे हमने डायरेक्शन एक ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उत्तर पड़ता है ना, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। एटलस किस मापनी पर बना होता है? लघु, विकर्ण, बृहद या फिर रेखीय? इनमें से कौन एक वृहत मापनी मानचित्र है? एटलस, दीवार मापन मानचित्र, टोपो मानचित्र या फिर राजस्व राजस्व मानचित्र? जो जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती हैं? जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती हैं? हिमालय के दक्षिण, हिमालय के क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा? आंकड़े दो तरीके से कलेक्ट किए, एक तो होगा प्राथमिक, एक होगा द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़ा वो होता है, बस डेफिनेशन जान लीजिए, आपको चार ऑप्शन दे देगा, है ना, कि आंकड़ा को किस तरीके से इकट्ठा किया गया है, ये प्राथमिक है या द्वितीयक, छांटना है। प्राथमिक किसको कहते हैं? जब आप खुद जाके वहां पे कलेक्ट, है ना, खुद जाके आप कलेक्ट किए हैं, क्षेत्र में जाकर इकट्ठा करना। तो जैसे आप देखेंगे सर्वे वाले लोग जाते हैं सीधे, जो गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है, जैसे सर्वे होता है ना किसी चीज, तो जाके लोग आपसे सवाल करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। तो फॉर्म होता है, वो सवाल आपसे करेंगे कि भाई आपके घर में कितने कमाने वाले लोग हैं, आप किस कास्ट के हैं, आपके कितने बच्चे हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग सरकारी पेशे में हैं, कितने प्राइवेट पेशे में। आप मतलब मैदान में जाके आपने खुद बात की, आपने खुद सवाल का आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित सवाल किया, पूछा, आंकड़ा इकट्ठा किया, तो हो गया प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन आपने करके रख दिया, है ना? जैसे कि हम गवर्नमेंट का जनगणना वाला इस्तेमाल करते हैं, जनगणना वाला आंकड़ा हमने किसी आंसर में इस्तेमाल किया, तो आपने प्राइमरी नहीं सेकेंडरी डेटा को मतलब इस्तेमाल किया है। आप जाके जनगणना नहीं किए हैं, जनगणना कर गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा है, तो हमने इस्तेमाल किया। जिसमें आप खुद जाके डायरेक्ट इन्वॉल्व बनी है, वो आपका सेकेंडरी होता है। और प्राइमरी आंकड़ा कौन सा होता है, प्राथमिक आंकड़ा कौन सा होता है, जहाँ पे आप खुद जाके क्षेत्र में जाके इकट्ठा, समझ गए? ऐसा कोई भी ऑप्शन रहे जिसमें आप खुद नहीं गए हैं, तब जिसको इस्तेमाल करना है ना वो खुद नहीं गया है, तो वो द्वितीय। बस ये दो डेफिनेशन याद रखिए। एक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? सागवान है,
और यहाँ पे सखुआ को क्या कहा जाता है? सखुआ को सॉल कहा जाता है। सखुआ को सॉल सॉल। क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में किया जाना चाहिए? प्राकृतिक पर्यावरण का अवलोकन करके। ये थोड़ा चैप्टर इजी भी लग रहा होगा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि आपको जो इजी लग रहा है हो सकता है आप सही पूछे, जो एक दो आपसे मुश्किल लग रहा है ना आपको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, सब पास हो जाएंगे, तो इसमें जो मुश्किल लग रहा है ना वही आपसे पूछा जाएगा। ये बताइए, क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? क्षेत्रीय अध्ययन जो होता है भ्रमण, पर्यावरण का अवलोकन, मानवीय पर्यावरण का अवलोकन, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय ये देखिए, भूगोल के अंदर ना अध्ययन का एक ये उपागम है। क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? एक उपागम है, उपागम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप कहीं पे गए हैं, कोई भी समस्या के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण दोनों को आप देखेंगे, है ना? उसके बाद आप समस्या के समाधान से मतलब इससे क्या होता है ना कि जो समस्या के लिए आप गए हैं, सर्वे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल होता है। जैसे मान लीजिए जनगणना आप इजीली समझ लें है। जनगणना में हम क्या-क्या देखते हैं? गणना अगर आपने लुसेंट ही देखा है तो उसमें दिया रहता है कि भाई कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, महिलाएँ कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। तो ये सब सवाल पूछता है कि कितने आपके घर में महिला पुरुष हैं, पहले तो वो संख्या लिखी। कितने पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पूछ लिया। कितने नौकरी में हैं, तभी तो वो डेटा देता है। तो हमारा क्या होता है कि हम जनगणना कर रहे हैं, है ना? कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता। तो जनगणना मतलब जो समस्या होती है ना उससे रिलेटेड सवाल होता है, प्रश्न की सूची होती है। तो प्रश्नावली कहा जाता है। प्रश्नावली को खुद लेके जाया जाता है और तो पूछ-पूछ के भरा। तो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के क्षेत्रीय अध्ययन के स्वरूप नौक्रेक जीव आरक्षण क्षेत्र मतलब जो बायोस्फीयर कहते हैं, वो नौक्रेक जीव आरक्षण कहाँ पे है? किस राज्य में? तमिलनाडु में है, मेघालय में है, असम में है या फिर पंजाब? नौक्रेक मेघ मेघ मतलब बादल सुनते हैं आपके, बादल फट गया, बादल फट गया ना, तो फट गया यानी कि क्रैक हो गया, कहते फट गया क्रैक हो गया। आपको एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा कि नौक्रेक कहाँ पे है? मेघालय में है। एक बादल बादल क्रैक होता है, फटता है, याद हो जाएगा आपको। इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो? किसी भी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर अगर गिरा है तो इन चार में से कौन से का? वहां जनसंख्या में वृद्धि की वजह से तो लोड बढ़ता ही है, तो जल पे भी, पानी पे, खाद पानी पे भी लोड बढ़ता है ना। अच्छा, वहां नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन, हाँ तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो फिर पानी तो इस्तेमाल होगा ही। तो ये वृक्षों की अधिक कटाई होना तथा वर्षा कम होना, वृक्ष की कटाई करेंगे तो वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो फिर जल स्तर बढ़ेगा ही। तो तीनों ऑप्शन सही यानी कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? नगरों में गंदे जल को नदियों में गिराना, कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ नदी में गिराना, सड़कों का कूड़ा, शहरों का कूड़ा कचरा नदियों में डालना, ऊपरी सभी ये तो आप प्रदूषण से बचाव का तरीका क्या है? भूमि प्रदूषण अगर आप बचाना चाहते हैं, भूमि को प्रदूषित नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या उपाय है? प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करें, अत्यधिक कह दिया मतलब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम। अरे वेरी गुड, ये तो लेकिन फिर भी आपको चार ऑप्शन पढ़ खेतों की सिंचाई नहीं करना, ढाल भूमि पर वन नहीं लगाना। ढाल भूमि पर वन, हाँ ढाल भूमि पर वन वन लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होता है, पेड़ का जड़ जो होता है वो मिट्टी के बांध के रखता है, तो अपर्दन नहीं होता है। तो ढलान पे लगाना चाहिए। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्या होगा आपका? रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि हमारे यहाँ जो कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं उसमें 80% जो है ना खतरनाक। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? शीतकालीन से रबी फसल। आपने भी अगर खेती तो गांव में रहे होंगे, आपको पता होगा ये अमृत जैसा शीतकाल। मकानों की छत के वर्षा जल को पाइप द्वारा भूमि से बनी टंकी में जमा करने की तकनीक को, मतलब इतना कहानी मत सुनिए। जैसे हम क्या करते हैं, छत पे, घर के छत पे क्या करते हैं, हम अपने घर की छत पे कुछ ऐसा लगा दिया, है ना, सब लगा दिया, और यहाँ से पानी जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी स्टोर हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और देखिए एक होता है चार्जिंग विधि, एक चार्जिंग विधि होता है, ये तो हमने छत पे कर दिया ना, मतलब जब ऊपर कर दिया, है ना।
और जब ज़मीन के ऊपर करते हैं, जैसे ज़मीन में हमने गड्ढा कर दिया, है? ये तो पीने वगैरह के भी काम आ जाएगा, है ना? थोड़ा-सा प्यूरीफाई करके हम पी सकते हैं, इसमें नहाने-धोआने सब काम कर लेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए खेती-बाड़ी का या भैंस, जानवर वगैरह के पीने-खाने का हो गया या फिर खेती-बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे कि गड्ढा खोद लेंगे ज़मीन में और यहाँ से क्या होगा गड्ढा एक तो जो इसके साथ रिस के जाएगा अंदर, वो जाएगा तो हमारा भूमिगत जल बढ़ जाएगा, स्तर को सुधारेगा और ऊपर रह गया तो चलिए हमारे ये सब काम आ जाएगा। पशुओं को पीने, खाने, नहलाने के काम में या फसल में हम इस्तेमाल तो इसको क्या कहते हैं चार्जिंग विधि। तो गड्ढा वगैरह खोद के कर गड्ढा वगैरह खोद के जो करते हैं ना इसको कहते हैं चार्जिंग, ठीक है? गड्ढा करके जल इसको क्या कहते हैं चार्जिंग विधि। दोनों याद रखिएगा, ये हो गया आपका ऊपर और ये हो गया ज़मीन। नेक्स्ट तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कौन कराता है? दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम मानसून या फिर चक्रवात या फिर इनमें उत्तर पूर्वी मानसून। नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण किस जिले में भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है? गया, नवादा, एक नवादा भी हो जाएगा, एक औरंगाबाद, जहानाबाद के लिस्ट दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे नवादा भी जोड़ लीजिए नालंदा के साथ। बस चारों पांचों याद। पशु चराना किस वन में वर्जित होता है? आरक्षित वन में आप नहीं। नलकूपों द्वारा सिंचाई के कारण किस जिले में भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है? गया में, नालंदा में, जहानाबाद में और आपको न से नालंदा न से नवादा, प्लस औरंगाबाद। वन किस प्रकार की संपत्ति है? स्थानीय है, निजी है, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है? राष्ट्रीय है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में? ज्यादा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट में आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर। सिमिलीपाल जीवमंडल निश्चय यानी कि आरक्षित क्षेत्र जो है किस राज्य में है? पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में? ये हो जाता है आपका उड़ीसा में। याद कैसे रखिएगा, लगभग जो ऐसे सवाल जो भी पूछे गए हैं मैं आपको सारे का हिंट बता। तो सिमली सेम खाते हैं ना, सेम सेम की सब्जी खाते हैं कि नहीं? सेम की सब्जी खाते हैं ना, सेम की सब्जी से क्या बनाता है एक डिश बनाते हैं डिश। सेम की सब्जी हो गया, ये हो गया आपका सेम। सेम की सब्जी हो गई और एक आप अच्छा से एक डिश बना। ट्रिक मिल गया आपको। सिमली पाल, सिमली आपने सेम ली और सेम की सब्जी बनाई एक डिश बन गया। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या, गर्मी में उत्तरी मैदान में चल क्या कहते हैं इसको? लू। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1982 में, 1972 में, 1992 या फिर 1985 में? ये 1992 में क्या एंड प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं बता दीजिए सांखला को। इस टाइम में हमारे यहाँ जो टाइगर रिजर्व था, टाइगर रिजर्व तो कितना क्या होगा? इसमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है। तापमान, लवणता, भाई हमारे वायुमंडल में लवणता नहीं होता है, कुछ लवणता जैसी कुछ चीजें नहीं। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? अभी भी यही है, 21 वाले में भी यही है अभी भी।
2021 के अनुसार भी है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? देशज। अपने देश का है ना, भारतीय यानी कि देश का है तो देशज हो गया, और विदेश का होता तो विदेश का, विदेशज। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां हैं? आपको बताई थी वनस्पति प्रजातियां आपको बतानी है कि ये हो जाएंगी 35-43 हजार, और पक्षियों का पूछे तो क्या हो गया 1200। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं? कितनी वर्षा चाहिए सिनकोना वृक्ष? 70, 50, 100 या फिर 50 सेंटीमीटर? अब फटाफट से बताइए, अब 96, अब लगभग 5-7 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी आंसर कीजिए तो कितना क्या हो जाएगा? सिनकोना सिनकोना 100, 100 से सिनकोना, 100 से 100, सिनकोना 100, सिनकोना 100। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? हिमालय से, से ज्वारीय से, उष्णकटिबंधीय? बताइए जल्दी से रबड़ का। उष्णकटिबंधीय। चलिए, भारत में आदि मानव का विकास कब हुआ था? 1 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व, से 5। पतझड़ मानसून वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? पतझड़ मानसून वन सर्व प्रमुख, महोगनी, बबुल, का देवदार, क्या बताइए? 6-7 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या हो जाएगा? हुआ। भूटान की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, ढाका, बांग्लादेश की भूटान। ये उसको का ये मैपिंग से सवाल बड़ा पूछता है इधर। ये भूटान पूछ लेगा कितने राज्यों से टच कर रहा है, तो ये देखिए असम, उत्तर प्रदेश से हो रहा है, से हो रहा है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल से हो रहा है ना? नेपाल भूटान का थोड़ा। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 7554, 7554। 7554 याद करने की बजाय थोड़ा इजी लगेगा आपको, 7554, 7554, 55, 2 बार 5 लिख दिया आपने, एक कम। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर, है ना? जितने भी फैक्ट बन सकते थे, या तो फैक्ट के तौर पे या फिर हमने एमसीक्यू के तौर पे आपको ये प्रेजेंट किया है। तो आपको कैसा लगा क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट डे हम दूसरे सब्जेक्ट। चलिए, भूटान में 70% जो है ना क्षेत्र पर वनों का विस्तार ना, 70%, लगभग 70, और 42% लोग वहां पे साक्षर हैं। मेरा बैटरी भी डाउन हो चुका है। भौम जल क्या है ये तो आप बता देंगे। सतह के नीचे पानी और मिट्टी। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? निकट आपातकाल शासन को परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था? ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने, कैम्ब्रिज नहीं, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संघटक हैं। मानव जनित जो आपदा है उसका सर्वाधिक विनाशकारी कौन सा है? नाभिकीय, नाभिकीय कारकों से जो होता है आपदा। भारत में एड्स का पता कब लगा था? 85 नहीं, 86 में, 1986 में। वायरल डिजीज मतलब वायरस से होता है ये। 25,000, WHO के अनुसार 25 लाख लोग जो है यहाँ पे प्रभावित हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1996 में
वायरस से होने वाला बीमारी है। फॉर्म जेल क्या है? का आप आंसर बता सकते हैं एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन था और ये कलरफुल थैंक यू आपके लिए। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको दूसरे सब्जेक्ट का फिर से डे लेकर आएंगे। ऐसे ही जितने भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में एडुसोल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे आपको कुछ फ्री पीडीएफ वगैरह मिलता है, क्विज वगैरह एक्चुअली मिलता है। और वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।